अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। मज़मून उर्दू पेडागोजी सवाल जवाब की सूरत में हिस्सा 11। इसके पहले 10 हिस्से या 10 पार्ट जो तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बना चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इवन इसकी जो प्लेलिस्ट है इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी जो तो देख सकते हैं। केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। मार्गदर्शक आपका दोस्त आपका खादिम शाकिर शेख सर। सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई क्यूरीज, कोई सवाल, कोई परेशानी है तो आप लोग सवाल कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं जब भी देखूंगा आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों की जो डिमांड थी उस डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो लास्ट ईयर ऑनलाइन पेपर जो हुआ था उसी को जो है तो सॉल्व कराने की एक टूटी फूटी कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल कर पाओगे। तो देखिए मज़मून उर्दू पेडागोजी सवाल जवाब की सूरत में हिस्सा 11। ये जो पेपर है दिसंबर 2021 को जो हुआ था, 22 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन बेस जो हुआ था। पेपर फर्स्ट की लैंग्वेज सेकंड, ठीक, यानी पेपर फर्स्ट का जो है तो लैंग्वेज सेकंड जो है तो थे। अब लैंग्वेज सेकंड की जो रेंज आती है वो कहाँ से कहाँ तक आती है, सवाल नंबर 121 से सवाल 150 तक। ये लैंग्वेज सेकंड की जो है तो रेंज होती है, ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 121 से वो स्टार्ट होता है और क्वेश्चन नंबर 150 पर वो जो तो एंड होता है, ठीक। तो आइए बढ़ जाते हैं हम लोग। गाइज मैंने इसमें दोनों ही तरह के जो तो सवाल रखा हूँ। 15 सवाल जो हम लोग के पैराग्राफ में है वो भी जो तो इसमें है और 15 मार्क्स की जो इसमें पेडागोजी है वो भी है। पैराग्राफ को रखने का इसमें मकसद ये है कि आप लोग पैराग्राफ से मुतारिफ हो जाए कि किस तरीके से आप लोग को जो पैराग्राफ के सवाल पूछे जाते हैं वो कितने ईजी और कितने आसान है और उसमें मार्क्स स्कोर करना कितना ईजी हो जाता है। तो नहायत ही आसान अंदाज में समझाऊंगा इंशाल्लाह। आप लोग पूरा ध्यान से पूरी तवज्जो से वीडियो को देखिए। अगर वीडियो थोड़ा सा खिंचता भी है, थोड़ा बड़ा भी हो जाता है तो बराए करम आप लोग वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ठीक। तो आइए बढ़ जाते आज के पहले सवाल की ओर। पहला सवाल से मुराद यहाँ पर पहला एक पैसेज दिया गया है आप लोग को। हिदायत देख लीजिए, यहाँ पर ये हिदायत आप लोग को जो तो दी गई है। हिदायत क्या है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी कि आप लोग को नीचे का जो पैराग्राफ है उसको पढ़ना है और सवालात के जवाब देना है। पैराग्राफ बनता है आप लोग का, गोलकुंडे के कुतुबशाही सल्तनत बीजापुर की आदिलशाही सल्तनत से भी ज़्यादा मुमताज़ थी। ख़ानदान कुतुबशाही का बानी सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क एक आला दर्जे का सिपाही और दूरंदेश मुंतज़िम था और इसने जिस हिकमत अमली की बुनियाद रखी इसके जानशीन भी बराबर इस पर अमल पैरा रहे हैं। इसके बाद सल्तनत बराबर मुस्तहकम होती गई। इसकी मुल्की पॉलिसी का शायद सबसे बड़ा अंसर इसका वो एहतमाद था जो इसे अपनी रियाया के सरबराह आवरदा अशख़ास पर था और इस एतमाद ने कभी मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान फ़र्क नहीं किया। विजयनगर की एक मुहिम सर करने के बाद इसके एक अच्छे बड़े ज़िले पर काबिज़ होने पर अपने एक हिंदू अमीर रामराज को इसका हाकिम मुकर्रर किया गया। सल्तनत कुली के बाद इसका बेटा जमशेद इसका जानशीन हुआ। आइए सवाल देख लेते हैं कि सवाल क्या है और किस तरीके के हैं।
देखिए गाइस, पहला सवाल है आप लोगों के सामने। मैंने बिल्कुल ओरिजिनल पिक जो है तो आप लोगों को लगाकर समझाने की कोशिश किया हूँ कि किस तरीके के सवाल जो है तो पूछे जाते हैं। इसमें सवाल नंबर 1 है कि कौन सी सल्तनत बीजापुर के आदिल शाह से मुमताज़ थी। ठीक, यहाँ पर गोलकुंडे की कुतुबशाही सल्तनत, गोलकुंडे की आदिल शाही सल्तनत, बीजापुर की शाही सल्तनत, विजयनगर की सल्तनत। तो भाई ये भी नहीं थी। ठीक, 1 मिनट रुके। हाँ, यहाँ पर अगर आप लोग सवाल नंबर 121 अगर देखेंगे, मैंने आप लोग को जैसे ही बताया हूँ कि सवाल नंबर 121 से ये कहाँ तक रहेगा हम लोग का, सवाल नंबर 150 तक रहेगा। ठीक, यानी कि 150 तक जो तो ये रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इसी को देखने वाले हैं। सवाल नंबर 121 आप लोग का है कि कौन सी सल्तनत बीजापुर के आदिल शाह से मुमताज़ थी। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इसका जवाब पहला ही हो गया है गाइज। यहाँ पर आप लोग टाइम सेव कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 इसका नहीं है। ठीक, गोलकुंडे की कुतुबशाही सल्तनत से जो तो ये मुमताज़ थी। आइए सवाल नंबर 122 देख लेते हैं। देख लीजिए सवाल नंबर 122 क्या है कि कुली कुतुबुल मुल्क एक आला दर्जे का सिपाही होने के साथ एक मुंतजिम भी था। अब वो क्या था? खैरअंदेश था, दानिश्वर था, दूरअंदेश था या ताकतवर था? तो यहाँ पर वो एक दूरअंदेश था। ठीक, इजी सवाल का जवाब है, बिल्कुल आप लोग आसानी से पहुँच सकते हो। सवाल नंबर 123 देख लेते हैं। सवाल नंबर 123 क्या है? सवाल नंबर 123 है, ये देख लीजिए यहाँ पर इस मुल्क की पॉलिसी का सबसे बड़ा अंसर क्या था? इसका वो एतमाद जो अपने रियाया के सरबरा आवर अशखास पर था। भाई यही था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था और ये भी नहीं था। ठीक, टाइम सेविंग, ऑप्शन को पढ़ते से ही पहला जवाब आ गया। ठीक, आइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 124 की ओर बढ़ जाते हैं। इसने क्वेश्चन नंबर 124 है आप लोग का, यहाँ पर देख सकते हो कि इसने कभी मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान डैश डैश नहीं किया। क्या नहीं किया? तो इसने कभी फ़र्क नहीं किया। देखिए, इम्तियाज़ का मतलब भी फ़र्क होता है। ठीक, भेदभाव और तफरीक कहीं ना कहीं सेम ही है, लेकिन पैराग्राफ में जो शब्द आया है वो फ़र्क आया है, इसलिए हम लोग को एग्जैक्टली जवाब फ़र्क ही लिखना है। यहाँ पर इम्तियाज़ भी गलत, भेदभाव भी गलत और तफरीक भी गलत। यहाँ पर जो हमारा जवाब सही होता है वो है फ़र्क, कि इसने कभी भी हिंदू और मुस्लिम के दरमियान फ़र्क नहीं किए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 125 है आप लोगों का। देख लीजिए आप लोग कि विजयनगर की मुहिम सर करने के बाद सुल्तान कुली कुतुब ने, यानी कि कुतुब ने किसको हाकिम बनाया? ठीक, तो किसको हाकिम बनाया? उसने अपने एक हिंदू राजा जिसका नाम अमीर राज था, इसको जो तो उसने हाकिम बनाया था। अपने बेटे को भी नहीं, सिपह सालार को भी नहीं, एक गरीब इंसान को भी नहीं। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आप लोग का सही हुआ। ठीक, आइए सवाल नंबर 126 की ओर बढ़ते हैं। 126 सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि सुल्तान कुली के बाद इसका बेटा जमशेद क्या बना? क्या बना भाई? इजी सवाल है, आखिरी लाइन में इसका जवाब आया है, इनका जानशीन बना। ठीक, एकदम इजी सवाल है, यहाँ पर आप लोग इसे स्कोर कर सकते हो और आसानी से अपना टाइम सेव कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 127। 127 का जो है तो सवाल क्या है कि यहाँ पर शख्स की जमा क्या है? यहाँ पर आप लोग ये याद रख लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट जो तो यहाँ पर ये भी एक सवाल पूछ रहे हैं बार बार कि सर जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड होती है तो इसमें व्याकरण यानी कि ग्रामर कवायद कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? तो याद रख लीजिए गाइज, इसमें ग्रामर या व्याकरण आप लोग का हार्डली 2 या 3 मार्क्स का जो तो पूछा जाता है। मिनिमम 2 मार्क्स के लिए, मैक्सिमम 3 मार्क्स के लिए जो तो पूछा जाता है, और वो भी बेसिक होता है, जैसे वाहिद जमा। ठीक, वहाँ से निकलो अपना मुज़क्कर मुअन्नस, तज़कीर व तानीस। ठीक, उसके बाद में जो तो मुतज़ात अल्फाज। ठीक है, तो इस तरीके के जो तो वो पूछ सकता है। इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं साबके और लाहके, बेसिक जो होते हैं हम लोग के, कुछ ख़ास या कुछ डीपली जो तो नहीं पूछा जाता है। तो शख्स की जमा जो है तो क्या होती है? शख्स की जमा अशख़ास होती है, शख्सियतों भी नहीं होती है, अशख़ासुलो भी नहीं होती है, अशख़ासीन भी नहीं होती है। शख्सियत की शख्स की जमा जो है तो अशख़ास होता है। पहला ही जवाब यहाँ पर हम लोग का सही होता है। ठीक,
अब आइए सवाल नंबर 128 पे कि आला का मुतज़ाद अल्फाज क्या है। देख लीजिए, पहले जो तो आप लोग को क्या पूछा गया, पहले आप लोगों को जो तो वाहिद जमा पूछा गया, और यहाँ पर मुतज़ाद, मुतज़ाद बना है तज़ाद से, और तज़ाद का मतलब होता है ज़िद, कि आला शब्द का मुतज़ाद यानी कि आला की ज़िद क्या होंगी। तो आला की ज़िद क्या होंगी, यहाँ पर देख लीजिए, कमतर, अदना, निचला, छोटा। तो यहाँ पर आला की जो मुतज़ाद है वो अदना रहेगा। वैसे अदना जो है तो यहाँ पर गलत लिखा गया है, अदना जो है तो इस तरीके से लिखा जाता है, और यहाँ पर इस पर खड़ा ज़बर होता है ऐसे अदना, तो वहाँ पर खड़ा ज़बर नहीं है, आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर आला का, सॉरी एक मिनट रुकेंगे, हाँ यहाँ पर भाई आला का जो मुतज़ाद है वो क्या है, अदना है। यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। आप लोगों ने गाइस देखा कि सवाल नंबर 121 से लेके तो 128 तक जो है तो किस तरीके से पहले पैराग्राफ पर जो तो मुनसर किए। कुल 8 सवाल थे। आइए सवाल नंबर पैराग्राफ 2 के ऊपर भी देख लेते हैं। इसमें भी जो तो दिया गया है, देखिए सवाल की सीक्वेंस भी दिए गए है। सवाल की सीक्वेंस आपको कहाँ से कहाँ तक है, 129 से लेकर तो 135 तक जो है तो ये सवालात रहेंगे। ठीक, यानी पहले में आप लोग को कुल 8 सवाल आप लोगों ने किए, 121 से लेकर तो 128 तक, और अब यहाँ पर 129 से लेकर तो 135 तक 8 सवाल वहाँ से, 7 सवाल यहाँ से, इस तरीके से 15 मार्क्स का आप लोग का जो तो पैराग्राफ पर जो तो सवालात मुश्तमिल हो रहे हैं। ठीक, आइए बढ़ जाते हैं इस सवाल की ओर। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी दी गई है। यहाँ पर देख लीजिए, मेघालय की राजधानी शिलांग है। शिलांग यहाँ के एक देवता का नाम है। इसके नाम पर इस शहर का नाम शिलांग रखा गया है। शिलांग देवता को नाच गाने का बहुत शौक था। यही वजह है कि यहाँ के बाशिंदे आज भी रक्स और सरोर के दिलदादा है। शिलांग को पहाड़ों की मलका भी कहा जाता है। ये शहर कदीम व जदीद तहजीब का संगम है। यहाँ बड़ी इमारतों के साथ फूस की झोपड़ियाँ भी नज़र आती है। क्रिकेट, पोलो और गोल्फ यहाँ के पसंदीदा खेल हैं। हफ्ते के दिन यहाँ घोड़ों की रेस होती है। यही के आदिवासी घासी और गारो कबीले हैं। ये लोग नस्लन मंगोल है। याद रख लीजिए, ये लोग नस्लन मंगोल है। इसी पर जो तो एक सवाल भी बना हुआ है, आप लोग याद रख लीजिए कि ये लोग नस्लन मंगोल है। ठीक, आइए सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 129 कहता है कि शिलांग शहर के नाम या शिलांग शहर का नाम किस पर रखा गया है। तो शिलांग शहर का नाम जो तो किस पर रखा गया है भाई, यहाँ के एक देवता के नाम पर जो तो रखा गया है, क्योंकि शिलांग नाम ही जो तो उसके देवता का नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 गलत है। ठीक, बढ़ जाते हैं फास्ट। हम लोग का टारगेट है पैडागोजी को सही से समझना, इसलिए मैं पैराग्राफ को ज़्यादा जो है तो फास्ट जो तो करवा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर सवाल नंबर 130 है, आप लोग देख सकते हो ऊपर। सवाल नंबर 130 क्या है, सवाल नंबर 130 है कि शिलांग के देवता को क्या शौक था। अब शिलांग के देवता को क्या शौक था, तो वहाँ पर आया है शिलांग के देवता को जो तो नाच गाने का शौक था। मौसीकी का भी नहीं था, शतरंज का भी नहीं था, गोल्फ खेलने का भी नहीं था। वैसे गोल्फ का जो तो जिक्र आया है, लेकिन वो नहीं शौक था उसको नाच गाने का जो तो शौक था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है तो सही हो गया। ठीक, आइए बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 131 की ओर। सवाल नंबर 131 है कि ये जो शहर है शिलांग शहर, ये किन तहजीबों का संगम है। किन 2 तहजीबों का संगम है, तो भाई ये कदीम और जदीद तहजीबों का संगम है। पैराग्राफ में पहले ही आया है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आप लोगों का सही होता है। ठीक, आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 132 की ओर। सवाल नंबर 132 क्या कहता है कि यहाँ के पसंदीदा खेल कौन से हैं। वहाँ पर तीसरी लाइन में आया है कि यहाँ के पसंदीदा खेल क्रिकेट, पोलो और गोल्फ है। ठीक, डायरेक्ट सवाल की ओर। यहाँ के जो पसंदीदा खेल है शिलांग के, तो शिलांग के पसंदीदा खेल क्रिकेट, पोलो और गोल्फ है। सवाल नंबर ऑप्शन नंबर 4 जो तो आप लोग का सही होता है। आइए बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 133 पर। सवाल नंबर 33 है शिलांग के आदिवासी और गारो कबीलों के लोगों नस्लन क्या है। मैंने आप लोग को पहले बताया था कि ये नस्लन क्या है, नस्लन मंगोल है, नस्लन पुर्तगाली है, नस्लन तुर्क है या फ्रांसीसी है। तो भाई पुर्तगाली भी नहीं है, तुर्क भी नहीं है, फ्रांसीसी भी नहीं है, मंगोल है। मैंने आप लोग को पहले जब पैराग्राफ
पढ़ रहा था तभी आप लोग को जो तो अंडरलाइन करके जो तो समझा दिया था कि ये जो तो नस्लन क्या है, यानी नस्ल से ये जो तो मंगोल थे, ठीक, मंगोल है मतलब। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 134 की ओर कि कबीले की जमा क्या है। यहाँ पर शब्द आया, देखो मैंने आप लोग को फिर बताया हो कि यहाँ पर हम लोग का पूरा पहले पैसेज में और दूसरे पैसेज में मिलाकर अभी तक के 3 मार्क्स के लिए जो तो हम लोग का व्याकरण पूछा गया है, ग्रामर पूछा गया है, कवायद पूछे गए हैं। एक में जो तो वाहिद जमा पूछी गई थी, दूसरे में जो है तो क्या पूछा गया था, दूसरे में पहले में वाहिद जमा पूछी गई थी और दूसरे में मुतज़ाद पूछा गया था, ठीक। यहाँ पर फिर वापस से वाहिद जमा जो तो पूछा गया है कि कबीला इस शब्द की या इस अल्फाज की जो है तो जमा क्या होंगी। तो कबील, कबीलों, कबाइलों और कबाइली, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा भाई, कबीले की जमा जो तो कबीलों रहेगा, ठीक। यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 जो है तो यहाँ पर ये सही हो जाता है। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि शहर का मुतज़ाद क्या है, ठीक, शहर का मुतज़ाद क्या है, याद रख लीजिए, शहर शब्द है, शहर का मुतज़ाद जो है तो क्या है, कस्बा, मौज़ा, गांव और देहात। तो यहाँ पर इसका जो शहर है, शहर का जो है तो गांव, ये मुतज़ाद है। मुतज़ाद का मतलब होता है तज़ाद, यानी अपोजिट वर्ड, ठीक। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों के सवाल नंबर 129 से लेकर सवाल नंबर 135 जो हम लोगों के पैराग्राफ यानी कि नज़ीरी और गैर नज़ीरी जो हमारे इक्तबास थे, पैसेज थे, उस पर जो तो सवालात थे वो हम लोग के ख़त्म हुए। अब हम लोग देखेंगे 22 दिसंबर 2021 का जो ऑनलाइन मोड पेपर हुआ था, यही पेपर, इसका हम लोग पैडागॉजी जो तो देखने वाले हैं कि पैडागॉजी में अब जो है तो क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है। बहुत ध्यान से गाइज आप लोग सुनिए, इंशाल्लाह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग ध्यान से और तवज्जो से सुनिए, ठीक। पहले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। पहला सवाल है सवाल नंबर 136 कि आम तौर पर अपने आप ज़बान सीखता है। यहाँ पर आम तौर पर से मुराद यहाँ ये लिया गया है कि बच्चा आम तौर से ज़बान को सीखता है। कैसे सीखता है? गैर मुल्की ज़बान की सियाक़ में पूछता है, मादरी ज़बान या पहली ज़बान के सियाक़ में, मादरी ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान के सियाक़ में, तमाम ज़बानों और पहली ज़बान और दूसरी ज़बानों के सियाक़ में। तो याद रख लीजिए गाइस, यहाँ पर हम लोग का जो जवाब सही होगा वो जवाब सही होगा कि बच्चा पहली जो ज़बान या जो ज़बान सीखता है वो मादरी ज़बान के सियाक़ में, यानी कि कहीं ना कहीं मादरी ज़बान का जो तो इस्तेमाल करते हुए वो अपनी ज़बानों को जो है तो सीखता है। यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ, ठीक। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोगों का कि मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानी का मतलब क्या है, ठीक, कि मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात का मतलब क्या है। याद रख लीजिए कसीर लिसानियत कहाँ गया है, तो सिर्फ मादरी ज़बान, सिर्फ आ गया तो कट गया, मादरी ज़बान, अंग्रेज़ी ज़बान और हिंदी ज़बान की आमोजिश, ठीक, कुछ हद तक लिख सकते हैं। आगे देखो, मादरी ज़बान से शुरू करना और बाद में दूसरी ज़बानों में सीखना, वेरी गुड, सबसे अच्छा पॉइंट है, ठीक यहाँ पर। लेकिन हम लोग ऑप्शन नंबर 4 भी जो तो पढ़ लेते हैं, अपने मुल्क की तमाम ज़बानों को सीखना। भाई तमाम ज़बानें कैसे सीखेंगे? कसीर लिसानी का मतलब क्या है कि पहले मादरी ज़बान को सीखना और फिर उसके बाद दूसरी ज़बानों को सीखना। यहाँ पर डायरेक्ट मादरी ज़बान फिर अंग्रेज़ी ज़बान और हिंदी ज़बान, ये फिक्स हो गया? फिक्स नहीं है, यहाँ पर फ्लैक्सिबल है। क्यों फ्लैक्सिबल है? क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ पर विविधता में एकता है, यानी कि अलग अलग ज़बानें, अलग अलग बोलियाँ, अलग अलग भाषाएं जो तो यहाँ पर बोली जाती है। मैं समझता हूँ कि हर 30-35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हम लोग को एक नई ज़बान जो तो सीखने को और पढ़ने को जो तो मिलती है। तो यहाँ पर पहले मादरी ज़बान सीखी जाए और उसके बाद फिर जो दूसरी ज़बानें हैं इलाकाई तौर पर वो जो तो सीखी जाए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हम लोगों का 3 जो है तो सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 137 का जवाब ऑप्शन नंबर 3 जो है तो सही होता है। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 138 की ओर। अब देखो, दरसियात में ज़बान की कोशिश होती है। अब दरसियात में ज़बान की कोशिश जो तो क्या होती है, ठीक, देख लेते हैं इसको।
लफ्ज़ियात और सियाक के साथ साथ तदरीस, ठीक, कुछ हद तक ले सकते हैं। स्कूल में ज़बान और सियाक को मरबूत करना, यस वेरी गुड, कितना अच्छा पॉइंट है। देख लीजिए आप लोग, मरबूत का जहाँ पर भी आप लोग को अल्फाज आ जाए ये बहुत अच्छा है, यानी स्कूल की ज़बान और सियाक को जो तो मरबूत करना, ठीक। उसके बाद तीसरा है बतौर मज़मून ज़बान की तदरीस के लिए मवाद तैयार करना। तो सिर्फ बतौर मज़मून तैयार करना ये तो नहीं हो सकता। चौथा है आप लोगों का, देख लीजिए, चौथा है आप लोगों का ज़बान की क्लास में समाजियात, साइंस और दूसरे मज़ामीन की तदरीस करना। नहीं भाई, ये भी नहीं होगा, यानी यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 जो है तो बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग का 2 नहीं होता तो हम लोग कहीं ना कहीं दूसरे ऑप्शन के साथ में जो तो जा सकते थे, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो तो हम लोग का सही होगा। आइए बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 139 की ओर, ठीक। 139 जो तो हम लोग को क्या कहता है, देख लीजिए कि ज़बान की तदरीस में उसूल से परे जाने का मतलब क्या होता है। उसूल से परे जाना यानी ज़बान की तदरीस के उसूलों को ना मानना, ठीक। ज़बान की तदरीस के उसूलों को मानना, ये मानना कि तलबा ज़बान की आमोजिश के लिए कोई भी तरीका दुरुस्त नहीं है, ठीक। ये मानना कि उसूल ज़बान की आमोजिश से रखना अंदाज में होते हैं। तो याद रख लीजिए, यहाँ पर परे का मतलब क्या होता है, अपोज़ में जाना। अपोज़ में जाना यानी कि ज़बान की तदरीस के उसूलों को ना मानना, ठीक। यहाँ पर यही जो तो हम लोग का सही होगा, उसूलों को मानना ये पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया है। यहाँ पर ये तो बिल्कुल नेगेटिव है, इसको काट दीजिए, और यहाँ पर ये भी जो तो बिल्कुल नेगेटिव ही है, समझ लीजिए करीब करीब। या पॉजिटिव है, ये भी हम लोग का मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, इसलिए हम लोग का यहाँ पर जवाब ऑप्शन नंबर 139 का जवाब नंबर 1 जो तो यहाँ पर हम लोग का सही हुआ। आइए बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 140 की ओर। 140 थोड़ा सा वाज़े नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को पढ़कर जो तो बता देता हूँ, समझा भी दूंगा इंशाल्लाह। सवाल नंबर 140 क्या है आप लोग का, कि एक उस्ताद आमोज़गारों से आंखें बंद कर कर सुनने को कहा। इसने 3 जुमलों को पढ़ा, हर जुमले को इसने दोबारा पढ़ा। आमोज़गारों ने सुनने के बाद सभी 3 जुमलों को लिखा। इस तरह के काम को क्या कहा जाएगा, ठीक। यानी पहले वो जो तो जुमलों आंखें बंद करने का कहता है और फिर जो तो बच्चों को सुनने के लिए कहता है। सुनने के बाद में जुमलों को पढ़ने के लिए कहता है, फिर पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ाता है। आमोज़गारों को सुनने के बाद वो जुमलों को लिखने के लिए कहता है। तो वो किस बात का जो तो टेस्ट लेने की जो तो कोशिश कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर आंखें बंद कर कर क्लोज डिक्टेशन ये भी नहीं होगा, स्कीमा खाका ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सेंटेंस डिक्टेशन यानी कि बच्चों को जो तो सुनकर लिखना, इमला, इसका जो तो वो टेस्ट ले रहा है। कवायद का तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कवायद का जिक्र ही नहीं आया है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 140 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 जो तो आप लोग का सही होता है। आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 141। पढ़ने के ऊपर से नीचे रवैये मतलब टॉप डाउन अप्रोच की तवज्जो होनी चाहिए। अब टॉप डाउन अप्रोच की तवज्जो जो तो क्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है जुज़ से कुल की तरफ, ऑप्शन नंबर 2 है तफसील से तजदीद की तरफ, ऑप्शन नंबर 3 है कुल से जुज़ की तरफ, और ऑप्शन नंबर 4 है गौर फ़िक्र से तज्ज़िये की तरफ। तो यहाँ पर जो पढ़ने का जो अप्रोच है, तो पढ़ने का जो अप्रोच जो है तो क्या है, वो कुल से जुज़ की तरफ है। ऑप्शन नंबर 3 जो तो सही होता है, कुल से जुज़ की तरफ। जुज़ से कुल की तरफ नहीं आएगा, मतलब भाई छोटे से बड़े की तरफ नहीं, वहाँ पर कहा गया है टॉप टू डाउन, ठीक। यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो कुल से जुज़ की तरफ आएगा। अगर इसी को अगर उल्टा कर दिया कि डाउन टू टॉप, तो यहाँ पर ये जुज़ से कुल की तरफ जो तो आएगा। तो इस तरीके से सवाल को ट्वाइस किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं, यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 जो तो सही होता है क्वेश्चन नंबर 141 का। आइए बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 142 की ओर। क्या कहता है कि ज़बान की आमोजिश के दौरान आमोज़गार सफ़र करना चाहिए। आमोज़गार को सफ़र जो तो करना चाहिए, किस सिमत में करना चाहिए। देखिए यहाँ पर कलियों से मानी तक, ठीक। उसके बाद इक़दार से इतलाक़ की तरफ, हरूफ से जुमलों की तरफ, और मानी से कलियों की तरफ। तो यहाँ पर जो है तो जब ज़बान की आमोजिश के दौरान आमोज़गार यानी कि लर्नर को जो तो सफ़र कैसे करना चाहिए कि मानी से कलियों की तरफ वो जो तो जाए, यानी
पहले मानी को देखे और मानी के बाद वो जो तो उसके तसव्वुरात को जो तो जान ले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आप लोग का जो तो सही होता है। ठीक, आइए बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 143 की ओर। क्या कहता है? हिंदुस्तान की स्कूली दरसियात में अंग्रेजी ज़बान एक डैश डैश के तौर पर शामिल है। वैसे शामिल है नहीं आया है, लेकिन मैंने बता दिया हूँ, मैंने जोड़ दिया हूँ। ठीक, अब अंग्रेज़ी ज़बान जो तो किस तरीके से जो तो शामिल है, एक गैर मुल्की ज़बान बोलकर। पहली ज़बान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहली ज़बान बच्चे की मादरी ज़बान है, और मादरी ज़बान हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी ज़बान मादरी ज़बान है ही नहीं। ठीक, यहाँ पर अंग्रेज़ी ज़बान कहा गया है, तो अंग्रेज़ी ज़बान कहीं पर भी मादरी ज़बान नहीं है। दूसरी ज़बान कुछ हद तक हो सकता है, आइनी ज़बान भी नहीं है। आइनी ज़बान क्यों नहीं है? क्योंकि जिसमें हमारा आयन लिखा गया है, तो आइनी ज़बान भी नहीं है। यहाँ पर गैर मुल्की ज़बान तो है, लेकिन उसके पहले वो एक दूसरी ज़बान है। अगर दूसरी ज़बान का ऑप्शन नहीं होता तो कहीं ना कहीं हम लोग गैर मुल्की ज़बान की तरफ जो तो हम लोग बढ़ते थे। कि सवाल नंबर 143 का ऑप्शन नंबर 3 जो है तो यहाँ पर सही होता है कि अंग्रेज़ी ज़बान को दरसियात में, यानी कि हमारे निसाब में कौन सी तवज्जो जो तो शामिल है? दूसरी ज़बान की तवज्जो जो तो उसको शामिल है। ठीक, आइए बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 144 की ओर। सवाल नंबर 144 क्या कहता है कि माखज़ के तौर पर कसीर लिसानी का मतलब क्या है? माखज़ तो आप लोग समझते ही हैं, माखज़ का मतलब ही होता है ज़माने। ठीक, तो ज़माने के तौर पर जो है तो कसीर लिसानियत का मतलब जो है तो क्या होता है? सवाल नंबर 144 बहुत अच्छा है। ठीक, आमोज़गारों को ज़्यादा ज़बानों के मौक़े फ़राहम करना। ठीक, कुछ हद तक ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद स्कूल में तदरीस और आमोज़गारों के लिए आमोज़गारों को ज़बान के इस्तेमाल कराना। याद रख लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, ज़बान का इस्तेमाल कराना। ठीक, उसके बाद में जितना मुमकिन हो इतना ज़्यादा ज़बानें सिखाना। नहीं भाई, ये कैसे हो सकता है? जितनी ज़्यादा मुमकिन हो उतनी ज़बानें सिखा दें। तो भाई वो बच्चे कोई कंप्यूटर वगैरह नहीं है कि आप कुछ भी उसमें इंस्टॉल करके चले जा रहे हो। ठीक, तमाम क्लासों में अंग्रेज़ी ज़बान के इस्तेमाल को फ़रोग देना। नहीं 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 नहीं, अंग्रेज़ी ज़बान को ही सिर्फ फ़रोग दे दे तो ये कैसे होगा? ये भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है तो सही होगा। अगर ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही नहीं होता, या अगर ऑप्शन नंबर 2 सवाल में नहीं होता, तो हम लोग कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 1 के साथ जो तो जाते थे। यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 होगा कि आमोज़गार में तदरीस और आमोजिश के लिए आमोज़गार की ज़बान का इस्तेमाल या ज़बान को इस्तेमाल करना, यही माखज़ के तौर पर, ज़माने के तौर पर कसीर लिसानियत का जो तो मकसद होगा, मतलब होगा कि बच्चा अलग अलग अदवार में, अलग अलग ज़मानों में, अलग अलग तरीके से ज़बान का इस्तेमाल कर सके। यही ज़बान को सीखने का सही मकसद होगा। ठीक, आइए बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 145 की ओर। बहुत अच्छा सवाल है। मुसलसल अंदाज़ा क़द्र। मुसलसल अंदाज़ा क़द्र का मतलब क्या होता है? आमोज़गारों का मुसलसल अंदाज़ा क़द्र करना, रोज़ाना टेस्ट लेना और आमोज़गारों के रिकॉर्ड को महफूज करना, वक्तन फ़ौक्तन आमोज़गार का अंदाज़ा क़द्र, इसकी रिकॉर्डिंग करना, और आमोज़गारों की आमोजिश की मुंतकली या मुस्तकिल बुनियादों पर रिपोर्ट तैयार करना। तो याद रख लीजिए, यहाँ पर एक मिनट रुकेंगे। यहाँ पर मुसलसल अंदाज़ा क़द्र का जो मतलब है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग का वक्तन फ़ौक्तन यानी कि वक्त के मुताबिक, यानी कि वक्त पढ़ते पढ़ते जो है तो आमोज़गारों का अंदाज़ा क़द्र की, इसकी जो तो रिकॉर्डिंग करना, यानी कि इसका रिकॉर्ड रखना, यही जो तो हम लोगों का क्या है? मुसलसल अंदाज़ा क़द्र है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं, 3 2 भी नहीं और 4 भी नहीं। ठीक, आइए अब बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 146 की ओर। क्या कहता है सवाल? ठीक, यहाँ पर है, शायरी की तदरीस में तवज्जो नहीं रखनी चाहिए। यानी कि आप किसी को शायरी पढ़ा रहे हो तो इसमें किस बात पर तवज्जो नहीं रखनी चाहिए? तवज्जो नहीं रखने के लिए कहा गया है, याद रख लीजिए, तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ठीक, तो तहसीन और लुत्फ़अंदोज़ी, इस पर तो तवज्जो रखनी चाहिए भाई। क़वाइद की तदरीस, ठीक, कुछ हद तक जो तो कह सकते हैं हम लोग। शेरी हैयतों पर, यानी कि कहाँ पर जो है तो जो शायर है तो वो कहाँ पर रमूज़ व औक़ाफ़ का इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ पर जो है तो रदीफ़ व काफ़िये का इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ पर जुमला बहर में बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। जो शायरी हैयत है उनका तो इस्तेमाल होना चाहिए। तनकीदी सोच भी जो तो होनी चाहिए कि शायर जो तो तंज़ मज़ाक कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये भी होना चाहिए। यहाँ पर कौन सी हैयत पर जो तो तवज्जो नहीं देनी चाहिए? वो है क़वाइद पर। यानी यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 जो है तो सही होता है कि हम लोग को क़वाइद पर जो तो तवज्जो
नहीं देनी चाहिए। ठीक, यही जो तो हम लोग का सही होगा, क्योंकि तवज्जो नहीं देनी चाहिए के लिए कहा गया है। अगर तवज्जो देने के लिए कहता तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 जो तो सही होते, लेकिन तवज्जो नहीं देने के लिए कहा गया है, इसलिए सवाल नंबर 146 का ऑप्शन नंबर 2 सवाल ऑप्शन नंबर 2 जो तो सही हुआ है। आइए बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर 147 क्या कहता है। सवाल नंबर 147 कहता है कि दर्जझील में से कौन ज़बान की तदरीस व आमोज़गार का रेलिया है। रेलिया का मतलब होता है वास्तविकता, हकीकी। ठीक, तो रेलिया जो तो इसका क्या है, कलम, पेंसिल, चम्मच जैसे सामान। दूसरा है हकीकत में ज़िंदा रहना। हकीकत में ज़िंदा रहना जो तो ये कैसे हो सकता है, ज़बान का हकीकी इस्तेमाल। देखिए याद रख लीजिए, ज़बान की तदरीस के लिए कहा जा रहा है। ठीक, ज़बान को बोलने के लिए नहीं कहा जा रहा है। अगर ज़बान को बोलने के लिए आता तो ज़बान का हकीकी इस्तेमाल ये होता सही, ज़बान में अपनी ज़बान में बोलना। भाई ये भी नहीं है, यहाँ पर कलम, पेंसिल, चमचा जैसे सामान जो तो ये रेलिया यानी कि हकीकत में जो तो इसका इस्तेमाल जो तो बच्चे करेंगे, जिसको वो देखेंगे, जिसको वो समझेंगे, उसको वो जो तो टच भी कर सकते हैं, यही जो तो उसका रेलिया है, हकीकी है। तो सवाल नंबर 147 का ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 147 का जवाब नंबर 1 जो तो सही हुआ। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप लोग का सवाल नंबर 148 के कौमी दरसियाती खाका 2005 वकालत करता है किस बात की। ठीक, कौमी दरसियाती खाका यानी कि NCF 2005 किस बात की वकालत से मुराद हिमायत करता है, यानी किस बात को वो जो तो प्रमोट करता है। आमोज़गार बतौर मालूमात का मीमार है, पॉजिटिव है। ठीक, यहाँ पर हाँ भाई ये बात की जो तो हिमायत करता ही है, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ है क्या। देखो, आमोज़गार बतौर मालूमात का वसूल कुनिंदा है, नहीं भाई ये कैसे कहेगा। आमोज़गार को बहुत सी ज़बानें सीखनी चाहिए, ये भी नहीं कहता है। वो ये कहता है कि ज़बानें सीखे, लेकिन बहुत सारी ज़बानें सीखे, इस पर जोर नहीं देता है। अंदाज़ा कद्र को मतन पर मबनी होना चाहिए या मतन पर मबनी होना चाहिए, नहीं ये भी नहीं कहता है। यानी यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 ही जो तो हम लोग का सही होता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 149 कहता है कि निसाब ज़बान के निसाब में शामिल है। अब ज़बान के निसाब में जो तो क्या शामिल है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 है मवाद और अंदाज़ा कद्र। ठीक, कुछ हद तक आगे लेके बढ़ सकते हैं। दूसरा है ज़बान की तदरीस आमोज़गार के मकासिद, मवाद, तरीका, मौज़ूआत और अंदाज़ा कद्र। क्या बात है, बहुत पॉजिटिव जुमला है। ठीक, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि ज़बान के निसाब में ज़बान की तदरीस भी है, आमोज़िश के मकासिद भी आएंगे, मवाद भी आएगा, पढ़ाने का तरीका भी आएगा, मौज़ूआत भी होगा और अंदाज़ा कद्र यानी कि बच्चों को किस तरीके से जांचा जाए। तो भाई एक ही चीज़ में सारे के सारे ऑप्शंस आगे हैं, लेकिन हम लोग ऑप्शन नंबर 3 और 4 भी देख लेते हैं। ज़बान की तदरीस व आमोज़गार के मकासिद, मौज़ूआत, क़वाइद के उसूल। ठीक, कुछ हद तक तो सही है, लेकिन ये मुकम्मल नहीं है। ठीक, यानी यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और यहाँ पर सिर्फ अंदाज़ा कद्र भी नहीं हो सकता। अंदाज़ा कद्र और तरीक़ा तदरीस यहाँ पर ये भी जो तो नामुकम्मल है, यानी चारों ही जवाब इसके सही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 अगर आप लोग देखें तो ऑप्शन नंबर 2 में जो तदरीस के पूरे मकासिद हैं, वो पूरे के पूरे मकासिद को जो तो यहाँ पर ले लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 का 149 का ऑप्शन नंबर 2 जो है तो ये सही हुआ। आइए बढ़ते हैं सबसे आखिरी सवाल की ओर। आखिरी सवाल आप लोग का क्या है देख लेते हैं। ठीक है, कि लिखने के अमली तरीके प्रोसेस अप्रोच में शामिल है। लिखने के तरीके में जो तो क्या शामिल है। पहला है गौर फिक्र करना, खाका तैयार करना, मसौदा तैयार करना, दोहराना, प्रूफ पढ़ना, मसौदे को हतमी शक्ल देना। सिस्टम से जा रहा है भाई, देख लीजिए आप लोग, मैं बताऊंगा आगे, एक्सप्लेन भी करूंगा आप लोग को। पहले दूसरा देख लो, गौर फिक्र करना, खाका तैयार करना, मसौदा तैयार करना, हाथ से लिखना यहाँ पर बिगड़ गई, मसौदे को हतमी शक्ल देना। ठीक, यहाँ पर ये ऑप्शन कट गया। गौर फिक्र करना, खाका तैयार करना, मसौदा तैयार करना, मशवरा करना और मसौदे को शक्ल देना, यहाँ पर ये भी कट गया। ठीक, क्योंकि मसौदा तैयार करना ये डबल रिपीट हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है आप लोग का गौर फिक्र करना, खाका तैयार करना, मसौदा तैयार करना और मसौदे को हतमी शक्ल देना, यानी एक पॉइंट, यानी कि प्रूफ का मतलब होता है हवाला जात, रेफरेंसेस,
जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो ये भी कट हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है हम लोग का, उसमें सारे के सारी चीज़ों को तरतीबवार और डिटेल में जो तो पेश किया गया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 ये सही होगा। यानी सवाल नंबर 105 का जो तो ये तरतीबवार जो तो जवाब हुआ कि पहले लिखने के खाके को अमली तरीके को जो तो किस तरीके से शामिल किया जाए, पहले उस पर गौर व खौस किया जाए, फिर उसका खाका तैयार किया जाए, मसौदा तैयार किया जाए, फिर उसको दोहराना है, फिर उसके बाद में प्रूफ तैयार करना है, यानी प्रूफ का मतलब होता है हवाला जात तैयार करना है, और फिर मसौदे को हतमी शक्ल देना है। हतमी शक्ल का मतलब होता है जो आपने प्लानिंग किए है उसको उस पर अमल पैरा होना। यहाँ पर सवाल नंबर 105 का सवाल नंबर 150 का ऑप्शन नंबर 1 जो है तो सही हुआ। तो गाइस मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने उसकी ऑफिशियल आंसर की जो तो लगाया हूँ, आप लोग ऑफिशियल आंसर की से उसके आंसर्स मैच कर सकते हो। इंशाल्लाह आगे भी एक ऐसा ही दिलचस्प वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। एक बात आप लोग को गाइज यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ कि आगे आप लोग को एक ऐसा वीडियो जो तो मैं बनाने जाऊंगा या बनाऊंगा इंशाल्लाह, जहां से आपको कहां से कितने मार्क्स अचीव्ड करने हैं वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। एक दूसरी चीज़, छोटी सी टिप्स आप लोग को यहाँ पर ये बात बता दूं कि अभी व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज जो तो घूम रहा है और उसमें ये बात कही जा रही है कि सीटेट की डेट आगे एक्सटेंड हुई है। याद रख लीजिएगा, हम लोग को बनी बनाई हुई खबरों पर जो तो भरोसा नहीं करना है, बल्कि हम लोग को ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर अगर अपलोड होता है तब हम लोग को उस पर ट्रस्ट करना है, और ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी ऐसा कुछ अपडेट नहीं हुआ है। तो आप लोग जब तक के इंतज़ार कीजिए। दुआ तो यही है कि इसकी डेट आगे बढ़ जाए, लेकिन अब आगे अल्लाह की मर्ज़ी। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।